Welcome to KGS. Before starting this session, know me, I am Dhruv. I will be taking care of CSAT paper. And in this session, I am also announcing the new batch for CSAT in both the medium, that is English and Hindi. We are going to start the batches, fresh batches from 10th of October, right? Now, in this session, what I am going to discuss, this is basically, you can say, orientation lecture for CSAT in brief, right? When I will start the batch, I will discuss the syllabus in detail, and then I will start a paper or chapter. But in this session, keeping the session in brief, I am telling you about the nature of this paper. See, the agenda of today's session is this. And what is this? I will talk about CSAT paper, recent trends, type of question asked in this paper, approach for this paper, how to qualify this paper, what we will do, right? Since this paper is qualifying in nature, so many people take this paper lightly. See, I am trying to do this session in both the language. So whatever I will speak in English, I will speak in Hindi also. तो क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पेपर को लाइटली लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. इस पेपर का ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है पिछले 3-4 सालों में. इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ईयर, दैट ईयर इज 2020. 2020 के बाद इस पेपर का टफनेस कह सकते हो बदला है, पैटर्न भी बदला है. तो इस पेपर को थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना इस पेपर को क्वालिफाई किए यू कैन नॉट मूव फर्दर. आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो कि 3 स्टेजेस होते हैं. प्रीलिम्स है, मेंस है एंड इंटरव्यू. ईच स्टेज आपको क्लियर करना होता है इस एग्जाम को पास करने के लिए. मैं बोलता हूं कि एक स्टेज और है, एंड दैट स्टेज इज दिस. विदाउट क्वालिफाइंग दिस पेपर यू कैन नॉट मूव फर्दर. तो इस सेशन को लाने का मतलब यही था. एक तो मैं बैच अनाउंस कर दूं कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैचेस, तो अनाउंस कर दिया मैं, दैट इज फ्रॉम 10th अक्टूबर इन बोथ मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी. इस पेपर को समझते हैं, क्या है ये पेपर, व्हाट इज दिस पेपर. इसीलिए आज का एजेंडा हमने ये रखा है. तो सबसे पहले आप देखें कि व्हाट इज दिस पेपर. पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितना नेगेटिव होता है, कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर और टू बी कंफर्टेबल इन दिस पेपर. ठीक है, मतलब कंफर्टेबली इस पेपर को क्वालिफाई कैसे कर लें. तो इस पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 80 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, राइट. करेक्ट करने पे आपको एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स मिलेगा, और गलत करने पे, इनकरेक्ट करने पे 1/3 निगेटिव होता है. 1/3 निगेटिव होता है. ठीक है. टू क्वालिफाई दिस पेपर आपको 66 मार्क्स चाहिए. 66 मार्क्स चाहिए. 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का पेपर है, राइट. आजकल ये पेपर इसलिए डिफिकल्ट हो गया है कि पेपर में 80 क्वेश्चन में मोर देन हाफ कर सकते हो, या अराउंड 40 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड, लिटिल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस. खासकर पैसेज वाले क्वेश्चन में बहुत सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन भी होते हैं जिसका आंसर एक से अधिक लगता है. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, राइट. तो मैंने बोला कि 66 मार्क्स का होता है, तो आपका एम कभी भी 66 लाने का नहीं होना चाहिए. 66 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, नहीं, तो आप क्वालिफाई इस पेपर को नहीं कर पाओगे. योर एम शुड बी टू गेट अराउंड 75 to 80 मार्क्स. योर एम शुड बी टू गेट अराउंड 75 to 80 मार्क्स. अब इतने मार्क्स कैसे आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने चाहिए. तो आपको इस पेपर में मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए.
विथ 80% एक्यूरेसी, विथ 80% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं। 80% एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि 80% एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि आप 45 में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मानते हैं कि आप 10 क्वेश्चन गलत कर लिए तो, या 9 क्वेश्चन गलत हो गया, 20% रॉन्ग हुआ तो 9 क्वेश्चन गलत होगा, तो 9 क्वेश्चन आपका गलत है, तो 36 क्वेश्चन आपका करेक्ट है, इज करेक्ट। क्योंकि 9 क्वेश्चन आपका गलत है तो 3 क्वेश्चन का मार्क्स इससे माइनस हो जाएगा, बिकॉज 1/3 निगेटिव है, तो 36 माइनस 3, तो बेसिकली आपका नेट में 32 टू 33 क्वेश्चन, मान लो 10 गलत हो गया, 32 टू 33 क्वेश्चन आपका नेट में इसका मार्क्स लगेगा, मतलब 75 टू 80 मार्क्स आपको आ रहा है, एंड इजिली यू कैन क्वालिफाई दिस पेपर। चलिए आप इजिली इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्या बताने जा रहा हूं कि 80 क्वेश्चन में सभी ट्राई नहीं करना है, आपका एम है कि 75 टू 80 मार्क्स आना चाहिए, तो इसके लिए आपको 45 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें और उसको अटेम्प्ट करें। मैं बोल रहा हूं कि 80% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 10 में 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 2 गलत मैं मान के चलता हूं होगा, तो 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो 45 में 9 क्वेश्चन गलत, 36 क्वेश्चन हो सकता है 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, 11 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो 32, मान लो 31 क्वेश्चन इन नेट में सही है, तो आप इजिली 75 के अराउंड मार्क्स ला रहे हैं और आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट है, इस पेपर में एक चीज और जाने कि आजकल जो पेपर का सिलेबस है, इनफैक्ट सिलेबस तो सेम है, शुरू से बीच में कुछ बदलाव हुआ 2015 में, लेकिन क्वेश्चन जो है कहां से पूछा, सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, बट जनरली क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, तो इसको जानने के लिए आप समझे ये कि सिलेबस आप देखोगे इसका, तो सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है मैथ्स या बेसिक न्यूमरेसी लिखा हुआ है, रीजनिंग मैं उसको मेजर सब्जेक्ट में लिख देता हूं, रीजनिंग उसमें लिखा होगा एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे लिखा होगा सिलेबस में। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं इसको वर्बल एबिलिटी बोलता हूं, बोधगम्यता, वर्बल एबिलिटी बोलता हूं। फिर आप देखोगे तो डिसीजन मेकिंग आपको दिखेगा, उसमें डिसीजन मेकिंग सिलेबस में दिखेगा, एंड देन आपको दिखेगा इंटरपर्सनल स्किल, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, ये आपको दिखेगा ना। लेकिन इस दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है 2015 या 15 के बाद, आपको जनरली इसी 3 से क्वेश्चन दिखेगा, जो 2015 के बाद क्वेश्चन है, आपको इसी 3 से क्वेश्चन दिखेगा, राइट। तो बेसिक न्यूमरेसी को मैं यहाँ मैथ्स बोल रहा हूँ, सेकेंड रीजनिंग, इसमें सारे कवर हो जाते हैं, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, सब इसमें कवर हो जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली, जिसको मैंने वर्बल एबिलिटी लिखा है, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी होता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में छोटे छोटे पैसेज होते हैं और क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जैसे एजम्पशन पूछ लेता है, इन्फेरेंस पूछ लेता है, ये सब चीजें बेसिकली दैट इज ए पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, लेकिन वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछ। तो as far as syllabus is concerned, broadly you can see in the syllabus maths, reasoning, reading comprehension, which I am calling here verbal ability, because many questions you will see in the paper is that of critical reasoning, then decision making and interpersonal skill, including communication, right. But in 2015 onwards, generally out of 3 area questions are asked, that is math, reasoning and reading comprehension, right. Now I am coming to recent trends. Recent trends, as I have told you, in syllabus many things is written, but they are asking questions from maths, reasoning and comprehension, right. बहुत सी syllabus में लिखा हुआ है,
लेकिन डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इनफैक्ट डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आजकल सिलेबस में लिखा हुआ पूछ नहीं रहे हैं, राइट। रिसेंट ट्रेंड इज बेसिकली दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, तो मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स से अगर क्वेश्चन की संख्या की बात करोगे तो अराउंड 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग से अराउंड 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन से अराउंड 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही देखोगे प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, समटाइम्स 42 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, around 15 question from reasoning and around 25 question from comprehension, plus minus 2 question. It could be 27 question from comprehension or 13 question from reasoning or 42 question from math. See the recent trend, especially 2020 onwards, you can see number of question from these subjects like this, right? आपको यही दिखेगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैथ से क्वेश्चन वो ज्यादा पूछने लगा, this paper is getting little difficult nowadays. So you have to take this paper seriously, because unless and until you will not qualify this paper, unless and until आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। इसका मतलब ये है कि आपको इस पेपर को पहले क्वालिफाई करने के लिए सोचना चाहिए। इस तरीका है कि आप, मैं बताऊं, तो सबसे बेसिक तरीका है कि आप रोज, मतलब जब से आप तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी का, तो आप रोज 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें इस पेपर के लिए, तो काफी हेल्प होगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो मेरे हिसाब से कि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं इस पेपर के लिए, यू कैन क्वालिफाई दिस पेपर। ऑब्वियसली क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए, एग्जाम के लाइक ही होना चाहिए, एग्जाम से मिलता जुलता क्वेश्चन होना चाहिए। तो रिसेंट ट्रेंड यही है कि क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट से इस तरह ही आ रहे हैं, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकता है। अब पेपर कैसा आ रहा है बेसिकली, तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, है ना। मैथ्स की बात करोगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, रीजनिंग जनरली आसान आ रहा है, नॉट मच डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रीजनिंग में भी होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में समटाइम्स difficult passage you can see in the paper, sometimes easy comprehension you can see in the paper. तो क्वेश्चन का टाइप होगा कॉम्प्रिहेंशन में, कुछ क्वेश्चन एम्बिगुअस होते हैं, मतलब उसको बोल सकते हो कि उसको अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन एजम्पशन का आ गया कि फ्रॉम द अबव पैसेज व्हाट यू कैन लॉजिकली एज्यूम, एंड दे विल गिव यू 1 2 3 4 लाइक दिस, एंड यू हैव टू assume by reading the passage. It depends from candidate to candidate. Some candidate can assume first, some candidate can assume 1 and 2 like this. So this question is basically ambiguous question. So you should avoid this question in exam. ये एग्जाम में अवॉइड करने चाहिए जो ambiguous question लगता हो। Likewise मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन जब करें तो बहुत कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बहुत टाइम टेकिंग दिख रहा है, तो क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए ना। वैसे रिसेंट ट्रेंड है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर ये आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर। थोड़ा मैंने अभी जस्ट बात किया था कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, सम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बेस्ड होते हैं, तो हम आसान क्वेश्चन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी किए हो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। मॉडरेट क्वेश्चन के लिए आप तैयारी की हो, प्रैक्टिस सफिशिएंट की हो,
तो मॉडरेट भी कर सकते हो क्वेश्चन, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कैसे डिसाइड करोगे कि दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट? अगर आप तैयारी किए हैं, पूरा सिलेबस पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा दिस क्वेश्चन इज टाइम टेकिंग, दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन बेस्ड, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अगर गिवन द अपॉर्चुनिटी, मतलब आप सफिशिएंटली डायरेक्ट एंड मॉडरेट क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हैं। आप देखोगे पेपर को ठीक से एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 2-3 आसान क्वेश्चन है तो 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, 2-3 आसान क्वेश्चन है तो 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम जब पेपर कर रहे होगे, जनरली पेपर को 2 बार में करना चाहिए, फर्स्ट 1 आवर एंड नेक्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर में आसान वाले पिक कर लेने चाहिए, नेक्स्ट आवर में डिफिकल्ट वाले को, तो अगर जरूरत पड़े तो डिफिकल्ट वाले को पिक करना चाहिए, राइट। तो पहले तो आप आसान वाले करो, अगर आपका काम उससे हो गया, 45 क्वेश्चन के अराउंड आप अटेम्प्ट ले चुके हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है कि आप यू कैन क्वालिफाई द पेपर, व्हाई टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट। बट मान लो 45 क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, देन यू हैव टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। नाउ तो नेक्स्ट है अप्रोच फॉर दिस पेपर। पेपर पे क्या अप्रोच रखना, पेपर आता है तो कैसे अटेम्प्ट भी लेना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले यू emphasize on concept building. Concept building. What is the basic concept? पहले तो ये सीखो, concept building and related question and related question. जो concept based question है, direct question है, सबसे पहले आपको वो करना चाहिए, है ना। अब उसके बाद आपको कुछ difficult question अटेम्प्ट लेने चाहिए जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। डिफिकल्ट में तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन हो, में आपको सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। ये बेसिकली प्रैक्टिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान आपको इस तरह करना चाहिए कि फर्स्ट यू स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन डू द रिलेटेड क्वेश्चन। ऑब्वियसली ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी टेस्टेड देयर। आफ्टर दैट यू टेक अप चैलेंजिंग क्वेश्चन वेयर एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल स्किल इज नीडेड, राइट। तो इस तरह से इस पेपर की तैयारी करना चाहिए। तो आप एक एक चैप्टर देखें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, जो कॉन्सेप्ट इनहैंसर, मतलब कॉन्सेप्ट इनहैंसमेंट के लिए जो क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन हो, उसको करें। फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन जहां पे आपका एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल स्किल डेवलप। मैं 1-2 क्वेश्चन भी लाया हूं कि आप स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। जो मान लो आप तैयारी नहीं किए हैं और सीधा एग्जाम में पहुंच गए, कम तैयारी किए हैं, बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हैं, वो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। और जो तैयारी करके गए हैं, उनके पास स्किल आ चुका है, एनालिटिकल स्किल है, लॉजिकल स्किल आ चुका है, तो कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं, आपके पेपर का क्वेश्चन है, सी कैसे अटेम्प्ट लेते हैं जो कम तैयारी किए हैं या कम प्रैक्टिस किए, और जो मान लो ठीक ठाक तैयारी कर लिए हैं, जिनका लॉजिकल स्किल और एनालिटिकल स्किल डेवलप हो गया, वो कैसे उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे। तो जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई हैव टेकन 2 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल from your paper 2022 and 2023. If your preparation is less or you have started preparation 2-3 months before the exam, how you will attempt that paper, that question. And those students who have prepared well, who have practiced well, they will attempt the same question in what manner that I am trying to explain. See what is that? Just see the question. This one. This question is from, basically question is from 2022. क्या है क्वेश्चन? There is a numeric lock which has a 3-digit pin, right? में बहुत ज़्यादा मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट मैथ्स लगना है, बहुत फॉर्मूला, कुछ नहीं है। बेसिकली ये जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत नंबर्स का यूज है ना। तो आपके स्किल को ये टेस्ट करना चाहता है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इन एग्जाम ऑलवेज विल हैव न्यू क्वेश्चन।
तो न्यू क्वेश्चन आना मतलब आपको न्यू सिचुएशन देता है एंड देयर यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। एक चीज और बताऊं इस पेपर के बारे में, दिस पेपर इज व्हाई दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम जीएस पेपर। इन जीएस पेपर बेसिकली यू रिट्रीव योर नॉलेज, आप ये पढ़ के जाते हो, आप रिमेंबर करके जाते हो, नॉलेज को रिट्रीव करते हो, दैट इज नॉलेज रिट्रीवल। बट इन दिस पेपर नॉलेज रिट्रीवल कम होता है। बेसिकली लॉजिकल स्किल आप कितना डेवलप किए हो, एनालिटिकल स्किल कितना डेवलप किए हो, दैट इज टेस्टेड फ्रॉम थ्रू न्यू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो यूपीएससी नया फ्रेम करता है। तो they will test your logical ability, they will test your problem solving skill, they will test your analytical skill. So that type of question is set in this paper, right? So this question I have taken, just एक स्टूडेंट जो कम तैयारी किया, कम प्रैक्टिस किया, वो कैसे अटेम्प्ट करेगा, और जो वेल प्रिपेयर्ड है, वेल प्रैक्टिस कर चुका, वो कैसे इसको अटेम्प्ट लेगा। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक which has a 3-digit pin. The pin contains digit from 1 to 7, right? There is no repetition of digit, no repetition of digit. The digit in the pin from the left to right are in decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2. How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty? जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। हिंदी बोल देता हूं कि एक लॉक है जिसमें 3 डिजिट का पिन है। पिन में जो डिजिट है वो 1 से लेकर 7 तक, अंक जो यूज होगा 1 to 7 तक। अब कंडीशन लगाया है कि पिन में डिजिट रिपीट नहीं करता है और पिन में जो डिजिट है लेफ्ट टू राइट घटेगा, डिक्रीज करेगा, और कोई भी 2 डिजिट पिन का कम से कम 2 से डिफर करेगा। तो बोलता है कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट लेंगे कि पिन को सर्टेनिटी के साथ पता कर लेंगे। तो मतलब सारे पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं पिन के, वो पता करने। दैट इज द मैक्सिमम अटेम्प्ट विच वन कैन टेक टू नो द पिन, टू अनलॉक द लॉक बेसिकली। अगर कम प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट हु इज लेस प्रिपेयर्ड, तो कैसे अटेम्प्ट लेगा, वो कुछ नंबर डालेगा 4 1 7 2 1 3 ऐसे कुछ डाल के वो चेक करेगा क्वेश्चन एक कंडीशन को कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता हो, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट ना हो, किसी भी 2 डिजिट में कम से कम 2 का डिफरेंस, वो इस तरह रैंडमली नंबर डाल के वो चेक करना शुरू करेगा कितने पॉसिबल पिन होंगे इसमें। और ये क्वेश्चन का आंसर करा काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा उन स्टूडेंट के लिए जो लेस प्रिपेयर्ड है, कम प्रैक्टिस करके गए, अपनी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं कर पाए, उनको ये क्वेश्चन करने में समय लग जाएगा। लेकिन जो वेल प्रिपेयर्ड है, वो कैसे अटेम्प्ट लेगा वो बताता हूं मैं। सी द स्टूडेंट हु आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रैक्टिस्ड, those students will attempt this question like this. Suppose these 3 boxes are for the 3 digit. वो कहेगा कि इस डिजिट में जो लेफ्ट में है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेफ्ट में और जो राइट मोस्ट डिजिट है, उन दोनों के बीच में कम से कम डिफरेंस 4 का तो होना चाहिए। द डिजिट एट दिस वन एंड द डिजिट एट दिस वन, उनमें कम से कम द लीस्ट डिफरेंस शुड बी 4. So you cannot take 4 here. You cannot take 3 here, because if you take 4 here, there is no digit for this. If you take 3 here, there is no digit for this. So the student will start filling this box with the digit from 5 till 7. तो जो स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड है उनको पता है कि इस दोनों डिजिट में कम से कम 4 का डिफरेंस, सॉरी कम से कम नॉट 4, कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और इस दोनों में भी कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर वो स्टूडेंट यहाँ पे 4 लेता है, वो यहाँ पे 2 लिख देगा, तो यहाँ के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो जानता है कि ये 5 से ही स्टार्ट होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम 5। तो उसको ये पता चल गया कि इसके लिए उसके पास 3 ही ऑप्शन है, आइदर द स्टूडेंट कैन राइट 7 और 6 और 5 है, because
the student cannot write 4 here, because if a student write 4 here, then the candidate has to write 2 here. There is no digit for this. So a well prepared candidate will write 5 or 6 or 7 here. Right? If you take 7, then you can write here 5. Difference is 2. But according to condition, difference should be at least 2. 2 ले लिए. And you can write here 1, 7, 5, 2 you can write, 7, 5, 3 you can write, but you cannot write 7, 5, 4. आप 7, 5, 4 नहीं लिखते, because 5 और 4 का difference 1 हो जाएगा. Now, you can again start from 7, and here in place of 5 you can write 4. Then you can write 1, 7, 4, 2, but you cannot write 7, 4, because difference between 4 and 3 will be 1. Again, आप 7, 4 के बाद आप 3 कर लो, you can write 7, 3, but you cannot write 7, 3, 2, because 3, 2 का difference क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, but difference should be at least 2. So 7 is over. If you take 7 and 2 here, you don't have any digit for this. आप 7, 2 यहाँ लिखते हो, यहाँ पर कोई digit नहीं लिख सकते, because का difference कम से कम 2 होना चाहिए, और digit 1 से 7 है, जो तो है नहीं, तो आपको ये possible नहीं. Now in place of 7 write 6. You can write here 1, 4 and then 1. Then you can write 6, 4, 2. You cannot write 6, 4, 3, because difference between 4 and 3 is 1. So that is not permissible. Now you write 6, 3, 1 here. You cannot write 6, 3, 2. If you take 6 and 2 here, you don't have any digit for it, because 0 is not allowed. So this is not possible. Now you write 5, because you are done with 6, 5, then you can write 3 here and then 1. You cannot write 5, 3, 2. और जैसा कि बताया, you cannot write 4 here. If you write 4 here, then 2, you don't have any digit for it. Means this is all the pin. This is all the pin which are, just a bit, this is all the pin which are possible. 1, this one, and you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So number of possible pin is 10. So maximum try a candidate can take to unlock the lock is how much? 10. तो आंसर क्या होगा? 10 होगा. तो इस क्वेश्चन को जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड है, वेल प्रैक्टिस्ड है, वो इस तरह सोचेगा कि इस वाले लेफ्ट वाले बॉक्स में only 3 options are there. Either the candidate can write 7 or 6 or 5. Candidate cannot, the student cannot write 4 here, because 4, 2, they don't have any digit for this, because you have to write digit from 1 to 7. ठीक है, 1 से 7 तक लिखना है. तो जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, यहाँ पे तो पता है कि 7 या 6 या 5 ही लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2, तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, जो 0 अलाउड नहीं. Well prepared candidate will think like this, and easily the student can solve this. Hope you understand this. Basically, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि well prepared candidate कैसे सोचता है और जो less prepared है वो कैसे सोचता है. Less prepared systematic नहीं सोचेगा, haphazardly सोचेगा इसके आंसर. Well prepared कुछ इस तरह सोच. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं पिक किया इस साल के, 2022 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है. देखो ये क्या दिया है. If A, B, C and D, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F equal to 1111, then what is the value of this? है ना, हिंदी में A, B, C, D, E, F 3 अंकों की संख्या है. A, B, C, D, E, F डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो नहीं होगा, डिजिट अंक है, और डिस्टिंक्ट अलग अलग है. अगर इन दोनों 3 अंकों की संख्या का सम ये है, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E? अब a less prepared candidate, student will think like this. वो क्या करेगा, जैसे ABC इक्वल टू 11 माइनस D, और वो यहाँ पे क्या करेगा, 11 DEF की जगह वो यहाँ पर नंबर डालने लगेगा और फिर ABC निकालने की कोशिश करेगा. वो मान लो यहाँ पे 7 डाल दिया, फिर यहाँ पे कुछ मान लो 4 डाल देगा, यहाँ पे 3 डाल देगा और माइनस करके देखेगा, फिर यहाँ लाएगा.
ये DEF है तो यहाँ ABC लाएगा और वो बार बार यहाँ पर नंबर डाल के वो चेक करना शुरू, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हालांकि वो आंसर ले आएगा बट इट विल टेक टाइम, ये लेस प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो अगर ऐसे करते चलेगा तो ऑब्वियसली उसको एक समय ऐसा आएगा तो यहाँ पर 7 2 5 मिल जाएगा एंड 11 minus 5 6, 10 minus 2 8 एंड देन 10 minus 7 7 2 5 3 8 6, ये ABCDEF हो गया, ये सब डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो डिजिट है। और फिर पूछा A प्लस B प्लस D प्लस E प्लस F और ऐड करेगा 3 के लिए ये ABC हो गया और ये उसका DEF हो गया, राइट। So this is ABC, this is DEF, and now we have to add A plus B plus C plus D plus E plus F. So add 7 plus 2 9 plus 5 14 plus 3 17 plus 8, that is 25 plus 6 31 is the answer. A less prepared student will think like this. Or in place of 7 to 5, if you take some other number 8 1 4, again you have number for ABC. But bar you have to write here different number to get ABC. It will take a lot of time. So जो बच्चा जो कैंडिडेट कम प्रिपेयर किया है, that candidate will think like that. Now the student who are well prepared, practiced well, will think like this. Just see how a well prepared candidate will think to solve this question. See, you have ABC plus DEF, sum is 1111, right? ये दिया हुआ according to question. Now you know that ABCDEF are distinct non-zero digit. Means none of ABCDEF is 0. Here C plus F is 1. This is possible only when C plus F is 11. Right? C plus F is 11. Because C plus F cannot be 1. Why? Out of C and F, no one can be 0. So 0 plus 1 is 1. So out of C and F, no one is 0. So it means C plus F must be 11. Now C plus F is 11, so 1 will carry to left and 1 plus B plus E, again 1, that is 11. So B plus E must be 10. Again 1 is carried to left, here 11 is here. So A plus D plus 1 must be 11. So A plus D must be 10. A plus D must be 10. Right? And if you add again A plus B plus C plus D plus E plus F, here you can see 31 and answer is 31. तो एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट कैसे सोचेगा कि C प्लस F यहाँ 1 लिखा है, ये C और F में से कोई 0 नहीं हो सकता, तो C प्लस F must be 11, so write here 11. As it is 11, so 1 is carried to left. B plus E plus 1 must be again 11, so this is 1. B plus E plus 1 is 11, so B plus E must be 10. Now this 1 is carried to left. A plus D 11 लिखा हुआ है, A plus D plus carry 1 is 11, so A plus D is 10. फिर इसको ऐड करो तो 30. So without knowing the value of ABCDEF, you can know the sum of ABCD, and that is 30. So haphazardly नहीं सोचना है, you have to think systematically, and ये तब आएगा when you start early, you practice daily, तभी आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन करोगे, देन यू कैन थिंक. अदरवाइज यू विल पुट द नंबर, यू विल ट्राई हिट एंड ट्रायल, विल टेक a lot of time to solve. My point is, if you are well prepared, well practiced, you can solve this type of question very easy. तो अप्रोच होना चाहिए कि आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करें, practice करें, practice daily, even 5 questions you practice daily for this paper, easily you can solve this paper, you can easily qualify this. तो मेरे को 2 क्वेश्चन बताने का मतलब ये था, कैसे वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट सोचता है एंड कैसे लेस प्रिपेयर्ड कैंडिडेट इसी क्वेश्चन को सोचता है. इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन आपको वहाँ एग्जाम में मिले. जैसा कि बोला कि जीएस पेपर इज नॉलेज रिट्रीवल, बट दिस
paper test your logical ability, analytical ability, problem solving skill. Obviously UPSC will give you question like that जहां पे ये टेस्ट होगा. Now how to qualify this paper? How to qualify this paper? ये हमारे एजेंडा का पार्ट है. तो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली आपको पता है इन पेपर यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, यू कैन हैव क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम comprehension. As I have told you, 40 question from here, around 15 question from here, 25 question from, obviously plus minus 1, plus minus 2 question. तो मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है 40, 15, 25 100 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन. अब कोई बोलता है आई एम वेरी गुड इन कॉम्प्रिहेंशन, आई कैन अटेम्प्ट ऑल द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. दिस इज इम्पॉसिबल. Some students say, especially science background, tech background, say I am very good in maths, I can attempt all the question of math. Impossible within the given time. Within the given time in the examination. Reasoning, you cannot solve all the question. So basically, your approach should be balanced. Qualify karna, as I have told you, 45 question with 80% accuracy. So you attempt around 20 question from maths, 10 question from reasoning, 15 question from comprehension, and this is sum of this is how much? 45 question. If I am saying 15 question in comprehension means वो सारे क्वेश्चन छोड़ दो जो एम्बिगुअस है, जिसके क्वेश्चन एम्बिगुअस, ऑप्शन अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है. लीव दोज क्वेश्चन इन कॉम्प्रिहेंशन विच आर एम्बिगुअस इन नेचर. इसका आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव है, राइट? इसी तरह 40 क्वेश्चन इन मैथ्स इफ आई एम सेइंग मींस लीव वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लीव दोज क्वेश्चन विच आर very calculative or very time consuming, leave that question. You have to attempt only 20 out of 40. These 20 question must include the direct question, simple question होगा ही होगा, and some difficult question also. In reasoning 10 question you can easily do, doable question होंगे, and in comprehension you can easily attempt 15 question means 15 passage, very short passage. In a 15 passage out of 22, 23 passage, you can understand. You have practiced well, you can understand. क्वेश्चन भी हो सकते हैं डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट इन्फरेंस का क्वेश्चन हो जाए, या डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वहां पे, क्वेश्चन एम्बिगुअस होते हैं, इसलिए मैंने 15 आउट ऑफ 25. दिस इज बैलेंस्ड अप्रोच. When attempting 45 question, and obviously I have been telling you that 80% accuracy should be there. आपको बता रहा था अभी पीछे से 80% accuracy, और 45 में आप 36 करेक्ट कर रहे हो, 9 ही गलत कर रहे हो, या 10 गलत कर रहे हो, 11 गलत कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं. Easily you can qualify this paper. What the point? I hope got the point कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, what I am trying to say, right? Next is what we'll do. इससे पहले in the class we will do concept building. Concept building, the basic of any chapter, any topic. First we'll do that. Then we'll do those questions which are concept enhancer or concept builder. Concept enhancer और से concept clarify होगा. We'll do those questions. After that we'll do challenging question और PYQ, previous year question, difficult one, ये करेंगे. Then after a topic or subtopic there will be a class test. Before starting of the class, जैसे आज क्लास स्टार्ट करना तो उससे स्टार्ट में ही 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पिछले टॉपिक, और उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी. इससे क्या होगा कि आप विल बी रेडी एवरी टाइम विद द लास्ट टॉपिक, विल बी प्रिपेयर्ड विद द लास्ट टॉपिक, बिकॉज एनी डे क्लास विल स्टार्ट with 5-6 questions.
related to the previous topic. After that, sectional test with discussion, then full length test with discussion. We will do all this in our course. And I am sure if you do all this, you will be confident to qualify. Right? So, that's all of today's session. What I tried to say, what this paper is, how you should prepare, what is the number of questions you should attempt in the exam, and you have to start preparation a little early, not just 2-3 months before the exam, actual exam, right? You have to practice daily. You have to build your concept. ये सब आपको करना पड़ेगा. And you have to take this paper seriously, because without qualifying this paper, you cannot move further. And that will take 1 year to again appear in the exam next year. So take this paper seriously. For all students, I am saying this. For all students, I am saying this. Whether the student is from science background or tech background or humanities background, obviously I am saying this for all the candidates. Thank you. Have a nice day.